Hello friends, welcome to the class. Today we are going to start your lesson number 6. This is Jodie's phone. लेसन को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे Before you read me about lesson. Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? यहाँ पर लिखा है कि अगर हमें कभी कभी छोटी सी कोई चोट लग जाती है, कभी कट हो जाता है या कहीं बर्न हो जाता है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और कुछ होम रेमेडीज़ का यूज़ करके ही उन्हें ठीक कर लेते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि नी पर अगर कट लग गया है या फिर आपकी आर्म्स पे बर्न हो गया है या कहीं आपको बी ने स्टिंग किया है। सो फॉर दिस रीज़न हम छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम किसी होम रेमेडीज़ का घर पे ही जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से हम इनको ठीक कर लेते हैं। सो सेम थिंग्स इन दिस स्टोरी. Jodie's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodie wonders what will happen to the little fawn left without the mother. So इस स्टोरी में जॉडी करके एक लड़का है, उसके फादर को रैटल स्नेक जो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं, उसने काट लिया है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वो जंगल में एक जो डो है उसको मारकर अगर उसका हार्ट और उसका लीवर जो है उसको लगाया जाए तो उस पॉइजन को बॉडी में से निकलने के लिए बहुत ईजी हो जाता है और वो इंसान बच सकता है। तो यहाँ पर जॉडी के फादर ने ऐसे ही एक डो जो है, यानी कि एक जो फॉन है, डो यानी कि एक मदर डियर होता है, सो उसको मारकर उसका जो लीवर और हार्ट उन्होंने यूज़ कर लिया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जॉडी के फादर जो है वो बच जाते हैं, पर जो छोटा सा लिटिल फॉन है वो उसकी बिना मदर अब उसकी इस दुनिया में नहीं रही है। फॉर दैट रीज़न वो वहाँ से कहीं पे भाग गया है। तो अब जॉडी के दिमाग में ये चीज़ बहुत ही छप गई है और आगे जॉडी इसके लिए क्या करता है, दैट वी विल सी इन दिस लेसन. दिस इज जॉडीज फॉन. So let's start the lesson. Jodie allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. He slipped from the table and went to his father's beside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jodie said, "How are you feeling, Pa?" "Just fine, son. Old Death has gone thriving elsewhere, but wasn't it a close shave?" "I agree," Penny said. "I'm proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed." यहाँ पर जॉडी के दिमाग में बस यही बात चल रही है कि उस छोटे से फ़ॉन का क्या हुआ होगा। अब उसे बहुत ही इसी बात को लेकर चिंता है, उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहे हैं। तो वो उठकर अपने फादर के पास जाता है, जिनका नाम बताया गया है यहाँ पर पैनी, जो बेड पर लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पर उनकी आंखें खुली हुई है। जॉडी जाके उसके फादर को पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है। वो बताते हैं अब उन्हें काफ़ी ठीक लग रहा है और बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं अपने बेटे पर। "पा, यस सन, पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन?" जॉडी उनसे पूछता है, उनके फादर को, कि क्या आप उस डो और फॉन को आप उसे भूल पाओगे कभी? "आई कैन नेवर फॉरगेट देम. द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन." और उसके फादर क्या बताते हैं कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मुझे ये ज़िंदगी वापस मिली है। "पा, द फोन मे बी आउट दर येट. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड. आई सपोज सो. Pa, I'm big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn and bring it here and raise it?" Penny lay quiet, staring at the ceiling. "Boy, you have got me hammed in. It won't take much to raise it, Pa. Till soon start eating leaves and acorns. You are smarter than boys of your age. We took its mother, and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you.
I never thought I'd live to see another day. यहाँ पर उसके फादर जो है वो इस बात के लिए अग्री भी हो जाते हैं, पर पहले तो ये बताते हैं कि ये सवाल जब जॉडी ने किया कि क्या हम उसे उस जो फ़ॉन है, जो छोटा सा लिटिल फ़ॉन है, उसे हम अपने घर पर लाकर जब तक वो थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता तब तक क्या हम उसे यहीं पर रख कर उसकी देखभाल नहीं कर सकते? क्या हम उस छोटे से बच्चे को, शायद वो कितना भूखा होगा बेचारा, ऐसे उसे छोड़ देना ये बात ठीक नहीं है। तो जॉडी अपने फादर को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लेता है कि वो उस फ़ोन को अपने घर पे लाएगा। कैन आई राइड बैक विथ मीलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। अब वो अपने फादर से परमिशन लेता है कि क्या मैं मीलविल को साथ में ले जाकर उसे फाइंड कर सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। अब जॉडी है वो अपनी मदर को पूछने के लिए जाता है, वहाँ पर उसकी मदर जो है वो टेबल के पास बैठी हुई है और सबके लिए कॉफ़ी सर्विंग कर रही है। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। What fawn? The fawn belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa. She gasped. Well, for pity's sake, Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Doc Wilson said, That's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy's right and his daddy's right. यहाँ पर उसकी मदर से वो बात करता है जॉडी और उसे बताता है कि ये वही फ़ोन की बात कर रहा है जिसकी मदर को उन लोगों ने उसके फादर को ठीक करने के लिए जिसका लीवर और हार्ट यूज़ किया था। अब उसके बच्चे को ऐसे ही भूखा छोड़ देना ठीक नहीं है। तब मिस्टर जो डॉक विल्सन है वो भी बताते हैं कि उसके बच्चे की बात सही है। मिलविल said he can ride back with me. I'll help him find it. मिलविल बताता है कि मैं अपने साथ तुम्हें राइड में ले चलूँगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। She set down the pot helplessly. Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. Millville said, Come on, boy, we have got to get riding. My Baxters asked anxiously, You will not be gone long. Jody said, I'll be back before dinner for sure. Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him. He said to Millville, Do you think the fawn's still there? Will you help me find him? Well, find him if he is alive. How you know it's a he? अब यहाँ पर वो दोनों निकल पड़ते हैं और रास्ते में जॉडी है वो मिलविल से पूछता है कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगे ना वहाँ पर उस छोटी से लिटिल फ़ोन को ढूंढने में। मिलविल कहता है कि श्योरली मैं तुम्हें हेल्प करूँगा उसे ढूंढने में अगर वो ज़िंदा हुआ तो। पर वो वापस उसे यही सवाल करता है कि तुम उसे पहचानोगे कैसे। द स्पॉट्स वेर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फॉन पासेस द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। उसकी बॉडी पर जो स्पॉट्स लगे हैं उससे वो पहचान जाएगा, जैसे कि उसके फादर ने जॉडी को पहले ही बता दिया था कि स्पॉट्स जो है उसकी बॉडी पर पूरे लाइन में होते हैं और उसी से वो उस छोटी सी फ़ोन को पहचान लेगा। सेकेंड पार्ट यहाँ पर हमारी इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। They passed the abandoned clearing. He said, Cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. यहाँ पर जॉडी धीरे धीरे आगे जाता है और वो आसपास का जो जंगल का एरिया है उसे क्लियर करते हुए वो आगे आगे निकलता है और फिर अचानक से वो मिलविल को कहता है कि नॉर्थ की तरफ चलो। यहाँ पर ही उसे याद आ गया कि उसके फादर के साथ वो यहाँ पर ही आया था जहाँ पर उसके फादर को किसी स्नैक ने बाइट किया था और फिर उन्होंने यहीं पर ही उस डो को मारा था अपने फादर को बचाने के लिए। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he would not endure to share it. यहाँ पर सडनली जोडी को ये फील हो रहा है मिलविल की जो कंपनी है वो यहाँ पर उससे थोड़ी सी अनविलिंग लग रही है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर मुझे ये फ़ोन नहीं मिला तो मिलविल भी बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगा और अगर वो फ़ोन उससे मिल गया तो उसके साथ उसकी जो पहली मीटिंग है वो बहुत ही लवली होने वाली है, जो बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाली है, जो जॉडी किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता है। He said, It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on a foot.
But I'm afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. यहाँ पर वो मिलविल से कहता है कि अब यहाँ पर जो श्रब जो छोटी जो घास है वहाँ पर वो बहुत ही घनी होती जा रही है हॉर्स के लिए. सो यहाँ पर मैं पैदल ही चला जाऊँगा और तुम यहाँ से तुम मुझे अकेला छोड़ दो. बट मिलविल बताता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता. अगर तुम शायद रास्ता भटक गए या फिर किसी स्नैक ने तुम्हें काट लिया तो I'll take care. It might take me a long time to find the fawn. If he's wandered, leave me off right here. All right, but you take it easy now. You know, north here and east. There and there, that tall pine makes a bearing. So long, Millville, I am obliged. He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. The shrub was still. Only his own crackling of twig sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. अब यहाँ से आगे वो अपनी डायरेक्शन खुद ढूंढ रहा है. तब धीरे धीरे जैसे ही वो आगे बढ़ रहा है यहाँ पर और भी श्रब्स ऑलरेडी है, तो उसको हटाते हुए सिर्फ यहाँ पर श्रब की जो या फिर वो छोटी छोटी सी जो टहनियाँ हैं उसको हटाने की ही आवाज़ आ रही है. मीन्स वहाँ पर बहुत ही साइलेंस है. और अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long scrawny neck and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the doe to the carrion बर्ड्स. यहाँ पर जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं बजार्ड्स वल्चर्स जैसे बर्ड्स होते हैं, तो वो ऐसे कार्केस जो डेड बॉडीज़ होती है उनको खाने के लिए आ जाते हैं. तो यहाँ पर वो डो जो है जिनको इन लोगों ने जॉडी के फादर ने जिनको मार दिया था उन उसकी जो बॉडी पड़ी है वो वहाँ पर उसको वो लोग खा रहे हैं. और वहाँ पर एक ये भी बताया गया है कि शायद कोई बड़ी सी कैट आई होगी, उन्होंने सब उन सब ने वहाँ पर वो लोग भी उसको खा रहे थे धीरे धीरे वहाँ पर. तो ये जो बड़े से बर्ड्स होते हैं वो सब वहाँ पर उनको दिखे, और ये भी जॉडी ने वहाँ पर नोटिस किया कि ये सब बर्ड्स मिलके उसकी डेड बॉडी को खा रहे थे. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन. इट डिड नॉट सीम पॉसिबली दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे. द फोन वॉज नॉट देयर. ही सर्कल्ड द क्लियरिंग. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. अब यहाँ पर जैसे ही जॉडी ने थोड़ा सा नोटिस किया, आसपास देखने की कोशिश की कि कहीं पर उसे कोई ऐसा साइन मिल जाए जिससे वो उस छोटे से लिटिल फॉन को ढूंढ सके. और जैसे ही जॉडी ने ये जो बड़े बजार्ड बर्ड्स थे और जो कैट्स थी उन सबको उड़ाया था, अब वो भी ऐसे ही ऊपर खड़े हुए थे मानो जॉडी यहाँ से जाए और वो फिर से अपने बिजनेस में यहाँ पर लग जाए. यानी कि वो जो डेड बॉडी जिसको खाने के लिए वो लोग खड़े थे वहाँ पर वो जॉडी के वापस जाने की राह देख रहे थे. जॉडी ने बहुत कोशिश की कि शायद उसे वहाँ पर कोई ऐसा साइन मिल जाए या फिर कोई ऐसे फुट के प्रिंट्स मिल जाए, बट रात में हुई बारिश ने इन सब फुटप्रिंट्स को धो डाला था. Now we start the third part of the chapter. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. He whispered, "It's me." यहाँ पर थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि जैसे ही जॉडी ने उस लिटिल फॉन को देखा वो थोड़ा सा सहम गया था, थोड़ा सा डरा हुआ था. वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा पीछे जाने लगा, पीछे अपने आप से वो थोड़ा थोड़ा सा पीछे खींचने लगा था. जैसे ही उसने जॉडी को देखा वो थोड़ा सा डरा हुआ था, और अभी उसने पहली ही बार जॉडी को देखा है तो ही कैन नॉट ट्रस्ट ऑन, तो उसे बिल्कुल ही ट्रस्ट उस पर नहीं आ रहा था. उसकी छोटी सी आइस को यहाँ पर दिखाया गया है लिक्विड आइस. सो यहाँ पर वो थोड़ा सा हिल रहा था
और इवन जोडी को भी खुद के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं था कि वो कैसे उसके सामने जाके मूव करे, कैसे उसके पास नज़दीक जाए ताकि जो फ़ॉन है वो भी उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करे। फिर धीरे से जोडी ने बताया इट्स मी, कि ये मैं हूँ। The fawn lifted its nose, scanning him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. धीरे से जोडी उसके पास नज़दीक जाता है और फिर उसने मानो कोई छोटा सा खिलौना हो जिसके टूटने का डर हो और कितनी सलामती के साथ हम उसे पकड़ लेते हैं कि वो टूट न जाए, कितना ख्याल रखते हैं उसका, वैसे ही जोडी ने धीरे धीरे करके उसकी जो सॉफ्ट स्किन थी उसको टच किया और फिर धीरे धीरे उसको उठाने लगा। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. यहाँ पर जैसे ही उसने जेंटली जोडी ने जैसे ही उस डियर फॉन, जो छोटा सा फॉन है लिटिल, उसको जैसे ही उठाया उसकी सॉफ्ट स्किन की फीलिंग बताई गई यहाँ पर वॉज स्लीक एंड क्लीन, और उस पर से सेंट किसकी खुशबू आ रही थी, ग्रास की खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स लेग हंग लिम्पी, दे वेर सरप्राइजिंगली long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. जॉडी ने उसे उठा तो लिया पर उसके लेग थोड़े से लॉन्ग थे और फिर धीरे से उसने ऐसे उठा लिया दोनों अपने हाथों से। जॉडी ने उसको पॉसिबली ट्राई किया कि वो इतना ऊंचे उठा पाए ताकि वो बैलेंस करके उसको ठीक से ले जा पाए। तो ऐसे पॉसिबली एज हाई एज पॉसिबली उसने अपने आर्म्स के सहारे उसको उठा लिया। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield as its face from prickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling leg. It wavered on them. It looked at him and bleated. अब जैसे जैसे वो लोग दोनों आगे जा रहे थे, जॉडी की ये कोशिश थी कि वो जल्दी से अपने घर तक पहुंच जाए, पर जॉडी खुद भी एक छोटा सा बच्चा ही तो था, तो लिटिल फॉन को उठाते उठाते अब वो भी थोड़ा सा थक गया है। अब धीरे धीरे वो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से वो जल्दी से बाहर आ जाए। दोनों अपने आप को बचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिखाई है कि जॉडी यही कोशिश करता है कि रास्ते में कहीं उसे कोई चीज़ की परेशानी ना हो या फिर कोई उसे कुछ मतलब जो पेड़ों की टहनियाँ हैं या कुछ भी है तो उसे लग न जाए। और धीरे धीरे से वो दोनों के बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग बन रही है जो उसकी मतलब अब जॉडी को भी ये फील हो रहा है कि कैसे उस फॉन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसकी खुशी भी जॉडी को बहुत ही है। तो जल्द से जल्द वो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द घर पे पहुंच जाए। ही सेड enchanted, I'll carry you after I get my breath. अब यहाँ पर जॉडी खुद भी थक गया है फिर से वो उसे नीचे रख देता है और फिर बताता है कि थोड़ी सी सांस ले लूँ, मैं थोड़ा सा थकान फील हो रही है तो थोड़ी सी सांस लूँ, फिर मैं तुम्हें वापस उठा के ले चलूँगा। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. यहाँ पर जॉडी को एक बात याद आई जो उसके फादर ने उसको बताई थी कि अगर
फ़ॉन जो है उसको ऐसा लगेगा कि वो उसने अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया है, उसे ये विश्वास हो जाएगा। तो अगर आप उसे नीचे ज़मीन पे रख दोगे, अगर जॉडी ने ये खुद भी कोशिश करके देखी कि थोड़ा सा वो आगे चला, उसको लगा कि शायद ये जो फ़ोन है वो उसके पीछे पीछे चलेगा शायद, पर यहाँ पर वो कोशिश उसकी बेकार रही और फिर से जोड़ी वापस आ गया, फिर से उसको उठाकर वो वापस ले जाता है। तो यहाँ पर जॉडी ने बहुत ही कोशिश की कि वो उस फ़ोन को अपने पीछे पीछे अपने साथ साथ में ले जाए, पर यहाँ पर फ़ोन अभी अभी मेंटली उतना प्रिपेयर नहीं है, उतनी उसमें उतना उतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो अपने ऑन से चल पाए आगे जाके, या फिर अपने आप से ऐसी कोशिश कर पाए, अपने आप से कोई डेयर करे वो कि वो खुद ऐसे उसके साथ साथ चले, क्योंकि अभी वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। His arms began to ache एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। अब फिर से यहाँ पर जॉडी खुद छोटा बच्चा है तो फिर से उसके हाथ दोनों दुखने लगते हैं और फिर से उसे वहाँ पर रुकना पड़ता है। When he walked on, the fawn followed him at once। अब जैसे ही उसने उसको ज़मीन पे रख दिया तो तुरंत से जैसे जॉडी आगे बढ़ा तो ये जो फ़ोन है वो भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगा। He allowed it to walk little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। अब यहाँ पर जॉडी बहुत ही थक गया है जिसकी वजह से बहुत ही पसीना हो गया है, बट यहाँ पर जून की ठंडी हवा है जो उसको कूलिंग की फीलिंग दे रही है, कूल बना रही है, मतलब फ्रेश फील करवा रही है। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। यहाँ पर एक मेटाफर बताया गया है कि जो स्काई वो बहुत क्लियर है, स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. यहाँ पर रात को बारिश हुई थी जिसकी वजह से अब सुबह का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही क्लियर हो चुका है। He fumbled with a latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him. But at the step, the fawn balked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. यहाँ पर उसको आइडिया है, जैसे ही वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं जॉडी को ये लगा कि शायद अगर मैं आगे आगे चलूं तो अपने फादर जो जिस रूम में है वहाँ तक वो भी मेरे साथ पीछे पीछे आएगा। पर यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही जॉडी वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर सीढ़ियों के पास जो फ़ोन है वो नहीं चढ़ पाता है, थोड़ा हाइट जो सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची होती है तो वहाँ पर वो चढ़ नहीं पाता है। Jody called, "Pa, look!" Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, "I'm glad you found him." अब यहाँ पर जैसे ही जॉडी अपने फादर को बुलाता है तो वो बेड पर रेस्ट कर रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि अपने बेटे की आंखों में इतनी चमक थी जितनी चमक ही उस फ़ोन की आंखों में थी। एंड ही रियली प्राउड ऑन हिज सन कि उसने इस लिटिल फ़ोन को ढूंढ लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन. द फ़ोन वॉबल्ड आफ्टर हिम. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. It bottled it suddenly. Smelling the milk, he saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently as long as he held his fingers below the level of the milk. The fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flickered back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही सुबह का टाइम है अब तो जैसे ही जॉडी अपने किचन में जाता है वहाँ पर मॉर्निंग मिल्क यानी कि सुबह का जो दूध घर में आता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर
जो क्रीम है उसे हटाता है जॉडी, और फिर वो जो लिटिल फॉन है उसके लिए वो मिल्क लाता है। धीरे धीरे उसका जो वेट माउथ है अपनी उंगलियों को डुबा डुबा के वो फॉन को मिल्क दे रहा है अपने मुंह में। तो फॉन भी बहुत ही खुश हो जाता है, और इतना मतलब बेचारा भूखा होगा शायद, और फॉर दैट रीज़न जॉडी को भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो धीरे धीरे करके उसने पूरा जो मिल्क है वो उस फॉन को पिला दिया, और वो भी बहुत ही ड्रीमली, मतलब आंखें बंद करके जैसे मानो वहाँ पर ही उसे एक्सटेसी फील हुई, वहाँ पर ही जैसे सुकून मिला उसे। तो इस तरह से अब फॉन को भी जॉडी जो है वो अपना ऑन लग रहा है, वो खुद फील कर रहा है ऐसा कि ये कोई मेरा अपना है जो मुझे मतलब खिला रहा है, पिला रहा है, मेरी इतनी केयर कर रहा है। यहाँ पर एट लास्ट में जॉडी ने उसके धीरे धीरे अपने हाथों से मिल्क पिलाया, और फिर ये जो लिटिल फॉन है उसकी प्यास बुझाई, और एट द लास्ट वो इस स्विल फॉर्म के साथ पूरा जो मिल्क है वो ख़त्म कर देता है, और अपनी जो भूख है वो भी उसने यहाँ पर ख़त्म कर ली है। और यहाँ पर जॉडी को भी बहुत ही मज़ा आ गया है कि उसने जो ठान ली थी बात, मतलब वो भी उसने कंप्लीट कर दी, और उसको ये लग रहा है कि उसने ये जो डो है उसको अपनी मदर से, इस फ़ोन को उस डो से अलग होना पड़ा, तो ये जो दुख है जॉडी के दिमाग में हमेशा रह जाता। अगर वो इस फ़ोन को अगर वो अपने घर पे नहीं लाता तो ये उसे दुख हमेशा रहता कि उसने उसकी मदर को अलग कर दिया, उससे अलग कर दिया है। सो ये ना हो, इसलिए जॉडी ने जो ठानी थी बात वो उसने कंप्लीट कर ली। सो हियर वी आर एंड अवर लेसन। This is Jodie's phone.